मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये आपने पढ़ा ही होगा बार मैग्नेट्स के बारे में, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में क्यूरीज लॉ और बीएच का ये सब पढ़ा होगा। इन्हीं का यूज होना है इसमें। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या करना है, पॉज लगा करके सोच लेने हैं या कैलकुलेशन करने हैं तो वो अपना साइड से करके और एक बार आंसर अपने सोच लेने हैं। उसके बाद मैं सोल्यूशन दूँ, उसको आप मैच करो और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करो, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व होगा तुम्हारा उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ए लॉन्ग मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल, कोई मैग्नेटिक नीडल इस तरह से, कंपास नीडल ऑफ लेंथ 12, मैग्नेटिक मोमेंट m एंड पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। चलो पोल स्ट्रेंथ बार मैग्नेट का हम लोग समझते ही, पोल स्ट्रेंथ हम लोग इसे दिखाते थे। इस तरह का हम लोग है ये मैग्नेट, लेंथ बोल रहा है 12 और प्लस m माइनस m पोल स्ट्रेंथ होता है भाई। और कुछ ना बोला जाए तो ये लेंथ जो दिया हुआ होता है वो क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं होता, मैग्नेटिक लेंथ। कुछ नहीं दिया हुआ, मैग्नेट का लेंथ मींस क्या, नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस। तो ये है 12 लेंथ, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। तो भाई बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जो लिखते हैं वो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ लिखते हैं। तो ये है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इज ब्रोकन इन 2 पीसेस एट द मिडिल। अच्छा, इसको हम लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ब्रेक कर दिया है भाई। आपने सोच लिया होगा और इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो अब क्या कह रहा है, ये हाफ हाफ हो गया, ये इस तरह से एल लेंथ का हो गया। ठीक है, ब्रोकन इन 2 पीसेस एट द मिडिल, द मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस का हमें मैग्नेटिक मोमेंट यानी m डैश चाहिए। तो भाई पता ही है, कटिंग द मैग्नेटिक टॉपिक हुआ था, तो वो कट करने से क्या होता है भाई, तो कट करने से मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाता है। कैसे हाफ हो जाएगा, यहाँ पे देखो। इसका हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग निकालना चाहें m डैश, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ऐसे कट किया हो तो पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। ये माइनस m है तो ये वाला प्लस m डेवलप हो जाएगा, ये माइनस m डेवलप हो जाएगा, और ये तो प्लस m पहले से था ही। ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज। बीच में जो कट करते हैं इससे नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप हो जाता है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेट को कितना भी कट करें नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, याद होगा। प्लस m मीन्स नॉर्थ पोल, माइनस m मीन्स साउथ पोल। कट किया तो हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग अलग करना चाहा, हुआ नहीं, होता नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ कट करोगे वहाँ पे हमारा नॉर्थ और साउथ डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप हो जाएगा, तुम खुद सोचो। बताया था रेगुलर क्लास में, तो ऐसे अगर फील्ड लाइन निकल रहे हैं, ऐसे अगर फील्ड लाइन निकल रहे हैं, अरे भाई तो कट कर दिया तो क्या होगा, अब ये आगे जाकर नहीं निकलेगा, यहीं से निकल जाएगा। इस तरह से फील्ड लाइन बनेंगे और जहाँ से निकलता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जहाँ से एंटर करता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। ये साउथ बन गया, अब यहाँ से निकल गया तो यही है वो नॉर्थ पोल, और ये बन गया साउथ पोल। तो इस तरह से बना हुआ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो न्यू पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। अगर 100 फील्ड लाइन यहाँ से निकल रहे हैं तो 100 फील्ड लाइन अब भी निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी यहीं से एंटर कर रहे हैं, अभी ये इधर से एंटर करके आते थे, अभी ये यहाँ से यहाँ एंटर करता था, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि ये कट हो गया, अब ये यहाँ से निकल के यहीं पे एंटर करेगा, और ये वाला यहाँ से निकल के यहीं एंटर करेगा। कट कर दिया है तुमने, इसलिए इसका न्यू पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, और इसका न्यू लेंथ अब L हो गया। लेकिन पहले वाला जो था मैग्नेटिक मोमेंट वो था कितना भाई, तो m × 12 था, इसलिए m × 12 डिवाइडेड बाई 2 बोल सकते हैं इसको, यानी कि पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई 2। ये है न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। एंड पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। सो क्या हो गया, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m/2, पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। तो ये भी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ऑप्शन डिफरेंट लोगों को टेस्ट देने में अलग अलग आता है, जरूरी नहीं कि जो मेरा ऑप्शन बी है वो आपके लिए भी बी हो। m/2 एंड m, क्लियर है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये 4 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, फटाफट इस पे हम लोग ट्राई करें। पॉज लगा करके ट्राई कर लो भाई। टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ये ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा वही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करेगा। याद होगा वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, वही वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पे ही बात होगी यहाँ पे। टाइम पीरियड ऐसे ऑसिलेशन का,
ठीक है, विद यूजुअल रोटेशन इज गिवन बाई। अच्छा ये टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था भाई? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी, आई अपॉन एम बी, ये होता था टाइम पीरियड। ये इसी का एनालॉजी है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग रखते हैं तो वो भी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है, वहाँ होता है आई अपॉन पी ई। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पी है डाइपोल मोमेंट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का भाई एम पी, पी का भाई एम बी, पी का एनालॉजी एम और ई का एनालॉजी बी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला कहाँ से बनता है? तो इसका अगर बैकग्राउंड में जाना चाहोगे तो डेरिवेशन वाला वीडियो देख लो, या तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को इस तरह से रखें और ये अगर थीटा ओरिएंटेशन पे हो तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो होगा एम बी साइन थीटा, बट इट्स रीस्टोरिंग होगा तो माइनस साइन, रीस्टोरिंग नेचर के लिए दिखाते हैं तो माइनस एम बी साइन थीटा है। फॉर स्मॉल थीटा ये हम लोग साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इसलिए टॉर्क हो जाएगा माइनस एम बी थीटा। और टॉर्क जब ये हो गया तो बताओ भाई कि अल्फा कितना हो जाएगा? तो अल्फा होता है टॉर्क डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉर्क है माइनस एम बी थीटा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तुम्हें पता है ना भाई एसएचएम होता है तो उसमें ये कंडीशन है एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर एसएचएम का कंडीशन है। लीनियर एसएचएम का कंडीशन होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता था। तो भाई इससे कंपेयर करो ना, इस फॉर्मेट का तो आ तो रहा है अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, मींस ये टोटल क्या है? कांस्टेंट है और ये थीटा है, तो ये ओमेगा का हम लोग को वैल्यू कंपेयर करके निकल जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या मिला कंपेयर करके? तो अंडर रूट एम बी बाई आई मिला, बिल्कुल मिला। और टाइम पीरियड क्या होता है भाई? तो टाइम पीरियड सबको पता है क्या होता है? टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड किसी भी ऑसिलेशन का 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू आ चुका है तो ये ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आई अपॉन एम बी। बस ये तो काम कर रहे हैं। टाइम पीरियड ये हो गया। तो यही टाइम पीरियड आपको को अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो रफ में, याद है तो डायरेक्ट लिखोगे आई अपॉन एम बी, आई अपॉन पी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है भाई, ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। स्मॉल एंगल हो तो एसएम हो जाएगा, लार्ज एंगल पे एम्पलीट्यूड हो तो उस कंडीशन में इट विल बी सेड ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम। एसएम तभी होगा जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो। चलो इस तरह से ये तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी एच, एम बी एच, बी एच क्योंकि कंपास नीडल जो होता है वो BH के अराउंड चलता है, BH के अराउंड चलता है। BH जो है वही हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में इसके अबाउट ऐसे वाइब्रेट करता नहीं है। ये कंपास नीडल का जो मैग्नेट है वो ऐसे ऐसे यानी BH वाले में आता है, क्योंकि हम लोग जो वाइब्रेशन कराते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में कराते हैं लाइक कंपास नीडल का वाइब्रेशन, तो इसमें BH इन्वॉल्व होगा तो 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी एच ये मिल जाएगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम पीरियड पे ही है बेस्ड। चलो देख लिया जाए। द टाइम पीरियड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है, थिन मैग्नेट इज 8 सेकेंड। 8 सेकेंड है थिन मैग्नेट का टाइम पीरियड, ठीक है। इफ इट इज ब्रोकन परपेंडिकुलर टू द लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड वन पार्ट इज सस्पेंडेड इन द सेम वे देन इट्स टाइम पीरियड इन सेकेंड विल बी। न्यू टाइम पीरियड निकालना चाहते हो जब इसका वन पार्ट हम लोगों ने कट कर दिया और उसको ऑसिलेट करा। तो देखो भाई पहले तो टाइम पीरियड था 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। चलिए यही वाला यूज कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेट विल बी 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। चलो ये है बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि तुमने मैग्नेट को हाफ कर दिया है, कट कर दिया है, तो अब न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया भाई? तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज m/2। चलो जब ये कट करते हैं हम लोग इस तरह से हाफ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा भाई? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू ml²/12 होता है। और जब हाफ कर दिया तो इसका मास तो हाफ हो जाएगा, तो ml², तो l भी हमारा हाफ हो जाएगा भाई। अगर ये l था तो अब l/2 हो गया, तो ml²/12 ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12 और ये 2 और ये 4 यानी कि 1/8 टाइम्स ml²/12 दैट इज पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये था ml²/12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I/8 हो गया। चलो अब जरा इस
न्यू वैल्यूज के साथ हम लोग निकालना चाहें न्यू टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई डैश अपॉन एम डैश बी, आई अपॉन एम बी है तो ऐसे ही लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट आई डैश का वैल्यू बोलो, आई डैश का वैल्यू है आई बाई ए, चलो ठीक है भाई। एम डैश का वैल्यू बोलो तो एम का वैल्यू है एम बाई टू, तो एम बाई टू चला गया, और ये बी तो वही है भाई, चलो ये आ गया। तो यहाँ से देखो आई अपॉन एम बी तो है, ये हो गया 2 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 जब रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। सो हाफ ऑफ टी, पहले वाला जो टाइम पीरियड था 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, उसका हाफ हो जाएगा। इसलिए पहले कितना था भाई, तो पहले था 8 सेकंड, तो 8 बाई 2 दैट इज क्या मिल जाएगा 4 सेकंड। सो न्यू टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 4 सेकंड। क्लियर है, आपने ट्राई किया होगा, आंसर मैच कर लिया, ये मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो भाई। ठीक है, यहां तक। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। चलो एक क्वेश्चन और आ गया का, अब देखो जरा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया, ये है क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी x, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, कई है सिंबल का नाम, x भी आप समझ सकते हो, x लिखा हुआ यहाँ पे। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का वेरिएशन विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर T फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन सा हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टेबिलिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या हो। तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, इसका ऐसा है, एक और कर्व नीचे यहाँ दिख रहा है, ये ऐसा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो एक ये है 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन ये है, देखो इस तरह से है, इस तरह से ये 2 ऑप्शन है, एक ये कांस्टेंट वाला है, ये ऐसे है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा भाई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम तो लिख रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट भाई, तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर बहुत कम टेम्परेचर रखोगे तो जो ससेप्टेबिलिटी वैल्यू है, दैट इज मैग्नेटाइज होने का टेंडेंसी है, वो हाई वैल्यू का होता है, इनफाइनाइट नहीं हो जाता है। ठीक है, हाई वैल्यू का होता है, और जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो याद होगा इसमें क्यूरीज लॉ भी है कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर फोटो, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस धीरे धीरे इसका ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज होते होते कहाँ पहुंच जाता है भाई, तो 1 से जब बिलो होने लगता है तो पैरामैग्नेटिक की तरफ बिहेव करने लगता है, फिर धीरे धीरे टेंडिंग टू 0 हो जाता है, बट नेवर इक्वल टू 0, याद होगा। और जब वेरी स्मॉल टेम्परेचर करोगे तो इसका वैल्यू सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगा वेरी स्मॉल टेम्परेचर पे। तो इस तरह से ये वेरिएशन हम लोग इसको लेंगे, ये वाला हमारा एग्जैक्ट है वेरिएशन, कांस्टेंट नहीं होता टेम्परेचर के साथ, इसलिए ये हो जाएगा, और इधर के ऑप्शन नहीं होंगे, ये वाला भी नहीं हो सकता कि वेरी लार्ज हो जाए, और यहाँ पे ये इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देख लिया हम लोगों ने। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और हम लोग देखें जरा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, हाँ एक है कॉन्सेप्चुअल, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू वैक्यूम, कैन नॉट इंटरसेक्ट, ऑलवेज क्लोज कर ऑल। मतलब क्या होना चाहिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन याद होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैग्नेट को इमेजिन करो या सोलेनॉइड को इमेजिन करो, निकलते हैं ये और निकल करके फिर ये एंटर करते हैं, जितने निकलेंगे उतना ही एंटर करेंगे। सो दीज फील्ड लाइंस आर क्लोज होते हैं, कोई स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, कोई स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट इसमें बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये भाई नॉर्थ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट, अगर बाहर से मैग्नेट या बाहर से देखें तो यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहे हैं इसलिए इसको नॉर्थ बोला, और यहाँ से एंटर कर रहे हैं इसलिए साउथ बोला। ऐसा नहीं कि बीच में गायब है, गायब नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी में है, क्लोज करो बना हुए हैं, देयर इज नो स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट। सो नॉर्थ और साउथ पोल आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करता, आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसको कट भी कर दोगे तो क्या होगा, कट हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से एंटर भी तो कर रहा है, इस कटे हुए पार्ट में एंटर भी तो कर रहा है, तो जहाँ से एंटर कर रहा है वही तो साउथ है, ये नॉर्थ। यहाँ इधर वाले के लिए देखोगे तो यहाँ से एंटर कर रहा है ये साउथ है, लेकिन यहाँ से निकल भी तो रहा है तो ये वाला नॉर्थ।
इसलिए कितना भी कट कर ले स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं बन जाएंगे। फील्ड लाइंस आर क्लोज कर और इसका कोई स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, सो नॉर्थ साउथ नहीं है। ठीक है यहाँ तक। इट कैन पास थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल वैक्यूम से पास हो सकता है भाई, बिल्कुल पास हो सकता है। वैक्यूम की भी अपनी अपनी परमेबिलिटी उसका हमारा मिनिमम वैल्यू होता है, तो वैक्यूम से भी हो सकता है पास, किसी मीडियम से भी पास हो सकता है। तो मीडियम तो भाई तीन तरह के हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो, डायमैग्नेटिक हो, उसके थ्रू भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, हो सकता है। तो ये कैन पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से भी होता है और मीडियम में भी हो सकता है। कम ज़्यादा होना अलग मैटर है। कैन नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये भी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड लाइन डायरेक्शन बताता है किसका भाई, तो ये नेट फोर्स का डायरेक्शन बताएगा किस पे, एक पोल पे, किसी भी पोल पे। अगर ये नॉर्थ पोल है तो इस पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, साउथ पोल है तो फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा। इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं हो सकता, दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल सा सिचुएशन आ जाएगा। इसलिए ऐसा सिचुएशन सोचना ही रॉन्ग हो जाएगा। इट मींस द टू फील्ड लाइंस जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ऐसा सोचते हैं कि इंटरसेक्ट कर सकते हैं, देन इट कंक्लूड्स ए रॉन्ग कंक्लूजन। ऐसा अगर इंटरसेक्ट करता हुआ समझते हैं तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो फील्ड लाइन, यानी दो फील्ड का डायरेक्शन, दो नेट फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव पोल। तो वो तो भाई फिक्स है। नेट फोर्स तो एक ही होता है। फील्ड लाइन कौन सा होता है? फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में होगा? जो यूनिट पोल पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन है, यानी जो किसी पॉजिटिव पोल पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन है या पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन, वो तो एक ही होगा। नेट फोर्स तो एक ही होता है, इसलिए फील्ड भी एक पॉइंट पे एक ही होगा। तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल करेक्ट है। और ऑलवेज क्लोज कर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज वाला हम लोग ले लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ा जाए भाई। तो 7 नंबर अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन आ गया, इफ ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ B, देन द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट थ्रू एन एंगल इज, कुछ एंगल से रोटेट करेंगे तो कितना होगा वर्क डन। अच्छा, तो तुम्हें तो पता है भाई, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स हमारा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था कितना? तो माइनस m डॉट बी, याद है? माइनस p डॉट e का भाई, माइनस p डॉट e का भाई है माइनस m डॉट b। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं। तो ये होता था भाई फॉर्मूला, इसका यूज करके हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, तो ये वर्क डन क्या है? अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन करेंगे मैग्नेट को रोटेट कराने में, वो वर्क डन हो जाएगा। मींस एक्सटर्नल एजेंट विल डू दिस वर्क। कितना हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसको रोटेट करा रहे हैं भाई। Listen be the work done in rotating the magnet through an angle is, कुछ ही एंगल से रोटेट कराने में। भाई जब रोटेट करा रहे तो पहले कहाँ था? पहले कहाँ था? तो कुछ नहीं दिया जाए तो पहले था स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में। क्योंकि देखो मैग्नेट पहले से छोड़ा हुआ था तो वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा? फील्ड के डायरेक्शन में। इट मींस स्टार्टिंग में जो इनिशियल एंगल हम लोग लेंगे, वो इनिशियल एंगल क्या लेंगे? 0 डिग्री। फाइनल एंगल क्या लेंगे? तो दिया नहीं है, तो आर्बिट्ररी एंगल थीटा। देखो थीटा के टर्म में ही है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा। फाइनली थीटा ओरिएंटेशन पे है, इनिशियली कहाँ था भाई? तो 0 डिग्री, तो माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है भाई, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि एम बी और ये 1 माइनस कॉस, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं। ठीक है, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस का कमी रहता है। ठीक है,
इस तरह से इनिशियली थीटा ओरिएंटेशन पे था, इनिशियली ये जीरो ओरिएंटेशन पे था, इस तरह से मैग्नेट था। अब इसको हम लोगों ने इस तरह से कर दिया, थीटा एंगल पे इसको हम लोगों ने रोटेट करा दिया। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चाहो तो ये कर सकते हो, इसका अल्टरनेट मेथड भी किया जा सकता है। अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है? चलो इसको नोट कर लिया, तो मैं अल्टरनेट मेथड दिखाता हूँ। देखो अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है कि हम लोग वर्क डन ही निकाल दें। तो वर्क डन निकालो भाई, टॉर्क एक्सटर्नल कितना लगाएगा और डी थीटा कितना करेगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। टॉर्क एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा भाई? तो एम बी साइन थीटा, जितना टॉर्क इसका होता है। तो अगर फील्ड का टॉर्क बोले तो वो होगा माइनस एम बी साइन थीटा। डायरेक्शन को अगर काउंट करते हुए देखें तो फील्ड का टॉर्क हमेशा रिस्टोरिंग होता है, हमेशा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को रीगेन कराना चाहता है। तो इसलिए फील्ड के टॉर्क को माइनस एम बी साइन थीटा लिखते हैं और एक्सटर्नल एजेंट का जो टॉर्क होगा वो एम बी साइन थीटा है। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। टॉर्क डी थीटा जिस डायरेक्शन में टॉर्क को घुमाना चाहेगा, जिस सेंस में रोटेट करना चाहेगा, उसी सेंस में ये थीटा भी चलेगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क मस्ट हैव सेम डायरेक्शन है और उसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज में ही तुम्हें टॉर्क भी लगाने पड़ेगे, इसलिए ये वर्क डन पॉजिटिव होता है। और ये थीटा कहाँ से ले जा रहे हो? जीरो से लेकर के आर्बिट्ररी थीटा। तो ये हो गया एम बी कॉन्स्टेंट हो गया। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कितना भाई? तो माइनस ऑफ कॉस थीटा, यहाँ 0 डिग्री है, ये थीटा है, ये आ गया एम बी कॉमन और ये हो गया माइनस कॉस थीटा और ये माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री क्या होता है भाई? तो सबको पता है कॉस 0 डिग्री 1 होता है। सो एम बी हो गया और 1 माइनस कॉस। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और वर्क डन हमें मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये भी हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नोट करना हो नोट कर लो। चलो 1 नंबर क्वेश्चन पे देखो जल्दी से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये सब। The magnetic field at a point, magnetic field at a point x on the axis of a small bar magnet is equal to the field at a point y on the equator of the same magnet. The ratio of distance x and y from the center of the magnet fields. चलो रेशियो निकालना है भाई। चलो एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, पॉज लगा लो, पॉज लगाओ और ट्राई कर लो। 1 2 3 4 और थोड़ा सा खोपड़ी पे दे दो जोर। कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा रफ में वर्क करो, मिल जाएगा। अगर हो गया है तब भी दोबारा सोच लो भाई, कहीं ऑल्टरनेट मेथड मिल जाए। चलो अब मैं जरा इसको दिखाता हूँ, तुमने ट्राई कर लिया होगा। एक मैग्नेट एज पर द क्वेश्चन और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, ठीक है भाई, फील्ड होता है कुछ एक्सियल वाला फील्ड होगा। कौन सा फील्ड होगा? एक्सियल वाला फील्ड होगा। और कह रहा है कि इससे y डिस्टेंस पे तो ये इक्वेटोरियल वाला फील्ड होगा भाई, इक्वेटोरियल वाला होगा। कह रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे वैल्यू सेम है, लेकिन इधर डिस्टेंस x है, इधर डिस्टेंस y है इक्वेटोरियल पे। कह रहा है भाई सेम है वैल्यू। इज इक्वल टू द फील्ड एट पॉइंट y ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेम मैग्नेट, उसी मैग्नेट का। तो चलो भाई मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो तुम्हें पता है कि एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड दिस इज इक्वल टू इक्वेटोरियल पे हो x और y डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस पे क्या होता था? तो μ0/4 पाई और 2m/x³ होता था, तो यहाँ पे 2m/x³ होगा। याद होगा, फॉर्मूला सेम है भाई, 2p/x³, 2p/r³ याद होगा एक्सियल लाइन पे ड्यू टू डाइपोल या मैग्नेट, सब एक ही बात है। और यहाँ पे अब देखें हम लोग, तो ये होता है μ0/4 पाई और अब हो जाएगा यहाँ पे m, अपोजिट डायरेक्शन जरूर होता है, m/y³, क्योंकि y डिस्टेंस पे देख रहे हो। यहाँ पे इसी डायरेक्शन में मिलता है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे चलता है भाई, फील्ड लाइन तो ऐसे चलता है, इसलिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा इक्वेटोरियल वाला। तो ये है वैल्यू। तो x y में रिलेशन चाहिए, 2m m कैंसिल हो जाएगा और μ0/4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये x³। चलो भाई कोई बात नहीं, x³ इज इक्वल टू 2 टाइम्स y³। हमें निकालना क्या है? x और y का रेशियो। तो x³/y³ इज इक्वल टू 2, x³/y³ इज इक्वल टू 2, इट मीन्स x/y इज इक्वल टू 2 to the power 1/3, 2 to the power 1/3 ये मिल जाएगा हमें। तो ये आंसर हो जाएगा 2 to the power 1/3। दिस विल बी द आंसर, 2 to the power 1/3 ये है, तो ये वाला ले लेंगे, तो ये मिल जाएगा तुम्हें आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े हम लोग। नोट करना चाहते हो नोट कर लो, नहीं चाहते हो मत करो, लेकिन नेट तो कम से कम
नेक्स्ट क्वेश्चन तो जरूर देखो, और ये वेरी फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, जल्दी से देख लिया जाए। फॉर आइसोट्रोपिक, कोई आइसोट्रोपिक मीडियम है, मींस आइसोट्रोपिक मीडियम मींस क्या, बिल्कुल होमोजेनियस और डायरेक्शन वाइज इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी इसका डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता, मींस ऑल डायरेक्शन इक्विवेलेंट। ऐसा मीडियम के लिए बी म्यू एच एम आर रिलेटेड, ये कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे तुम्हें पता है ये जो दिखा रहा है, हम लोगों को याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल होता था एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड प्लस जो एडिशनल प्रोड्यूस्ड हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने बी फील्ड अप्लाई किया, बी नॉट जो कि होता है मी नॉट इंटू एच, ये जब अप्लाई करते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में तो अंदर का फील्ड रिड्यूस हो जाता है या फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। याद है ना, 3 टाइप ऑफ मटेरियल, अगर ये फेरोमैग्नेटिक है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक है तो स्लाइटली और इंक्रीज हो जाएगा, और डायमैग्नेटिक है तो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। 3 तरह के भाई अलग अलग बिहेवियर है। लेकिन जो भी फील्ड है, नेट फील्ड क्या होता था, तो नेट फील्ड होता था अप्लाइड फील्ड बी नॉट और प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, जो कि होता था कितना भाई, तो म्यू इंटू ये एम, म्यू नॉट इंटू एम होता था, म्यू नॉट इंटू एम, और ये होता था म्यू नॉट इंटू एच, याद है। और ये म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजेशन इज पाई इंटू एच, मैग्नेटाइजेशन इज पाई इंटू एच, याद होगा। ये नेट फील्ड है, यानी कि नेट फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट, और अगर एच कॉमन ले लें इन दोनों में तो 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, ऐसा होता है। तो ये म्यू आर और ये 1 प्लस का, यहीं से तो हम लोग प्रूव करते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, याद होगा। ऐसे मैंने दिखा दिया प्रूफ के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, चेक करो क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ये एक्सटर्नल फील्ड हो गया, और म्यू नॉट इंटू एम, म्यू नॉट इंटू एम, ये वाला मिल गया, देख रहे हो, ये वाला म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम, म्यू नॉट इंटू एच ये वाला और म्यू नॉट इंटू एम, एम को ही का एच बोलते हैं तो फिर हमें मिल जाता है। सो बी इज इक्वल टू दिस, ये वाला हमारा एम नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड पहले वाला ये है बी नॉट, और ये वाला है एक्सटर्नल जो हमने मैग्नेटाइजेशन से प्रोड्यूस किया, मैग्नेटाइजेशन से प्रोड्यूस किया, ये एक्सटर्नल फील्ड है म्यू नॉट इंटू एच, बी नॉट जिसको बोलते हैं। तो याद होगा, तो ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल, काई का वैल्यू अगर पैरामैग्नेटिक है स्लाइटली पॉजिटिव, डायमैग्नेटिक है तो स्लाइटली नेगेटिव, इस तरह से होता था। चलो ये देख लिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वेरिएशन ऑफ ससेप्टेबिलिटी विद टेम्परेचर ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बताना है भाई, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बताना है कि कैसा होगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता था, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हमारा टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हमेशा नेगेटिव होता था, और नेगेटिव में कांस्टेंट होता था, तो नेगेटिव कांस्टेंट रह जाएगा ये, इसलिए कौन सा ले लेंगे, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लेंगे, नेगेटिव कांस्टेंट है ये, नेगेटिव कांस्टेंट। ससेप्टेबिलिटी विद टेम्परेचर अच्छा से नहीं लिखा हुआ है, तो ये वाला है नेगेटिव में कांस्टेंट वैल्यू, बिल्कुल ठीक है, ये वाला है, ये ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शन को सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप ट्राई लगा लो भाई, इस पे एक बार ट्राई लगा लो, ट्राई करना जरूरी है। चलो एक बार ट्राई कर लो फटाफट, पॉज लगा करके फटाफट ट्राई कर लो भाई। तो स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज टर्न इनटू अ सर्कुलर लूप इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट, यानी m के यूनिट इज m, देन द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर निकालने हैं। तो स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज टर्न इनटू अ सर्कुलर लूप। चलो भाई, तो L लेंथ है, ये I करंट है इसमें, और L लेंथ हो तो इसको हम लोगों ने सर्कल बना दिया। इट मीन्स 2 पाई r विल बी इक्वल टू L, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज m, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता था NIA, n तो यहाँ पे एक ही लूप बना है 1 है, I हमारा I है, और एरिया कितना है पाई r स्क्वायर है मैग्नेटिक मोमेंट। तो निकालना क्या है, लेंथ निकालना, चलो कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे m इज इक्वल टू, ये n तो 1 ही है, ये I हो गया पाई और r स्क्वायर, r को लिखेंगे L अपॉन 2 पाई, L अपॉन 2 पाई, इसका स्क्वायर करोगे तो L का वैल्यू तुम्हें चाहिए था, तो L स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हो भाई, L का वैल्यू चाहिए, L का वैल्यू L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो ये 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई I इंटू पाई, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, इनकी हो जाएगा 4 पाई m डिवाइडेड बाई I। तो L का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 4 पाई m डिवाइडेड बाई I।
क्लियर है यहाँ तक? 4 पाई m डिवाइडेड बाई आई, 4 पाई m डिवाइडेड बाई आई, 4 पाई m डिवाइडेड बाई आई, थर्ड ऑप्शन 4 पाई m डिवाइडेड बाई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टू लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट उसके लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में, डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नहीं इंटरसेक्ट करता। इंटरसेक्ट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, अच्छा इक्वेटोरियल पे कोई इंटरसेक्ट थोड़ी करता है भाई, इक्वेटोरियल पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इस तरह से फील्ड लाइन निकलते हैं, ऐसे चलते हैं भाई, एक्सियल पे उसी डायरेक्शन में देखो फील्ड लाइन ऐसे निकल रहे हैं। अगर एक्सियल लाइन पे देखें तो ऐसे ही मिलेगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे देखें तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, फील्ड लाइन ऐसे मिलेगा। लेकिन कहीं पे भी इंटरसेक्ट करने की तो कोई बात ही नहीं है। इंटरसेक्ट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस बिल्कुल नहीं। इंटरसेक्ट एट द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट हो, न्यूट्रल पॉइंट होने का मतलब ये होता है कि फील्ड लाइन ऐसे है, इधर चला गया, इधर वाला ऐसे चला जाए, इधर वाला ऐसे निकल जाए, इधर वाला ऐसे निकल जाए, और यहाँ पे कोई पहुँचे ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट बनता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल पॉइंट हो या मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट हो। इट मीन्स वहाँ पे फील्ड लाइन नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इस तरह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जिसके बारे में बात हो रहा हो, न्यूट्रल पॉइंट मीन्स एट such a point where field line will be absent, field line जीरो हो जाएगा, ये नहीं फील्ड लाइन है ही नहीं वहाँ पे, फील्ड लाइन एब्सेंट हो जाएगा, फील्ड लाइन इधर से गया ऐसे चला जाए, इधर से आया ऐसे निकल जाए, वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि वहाँ फील्ड लाइन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगा, तो वहाँ फील्ड लाइन का एब्सेंस बोल सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट नहीं हो गया, ठीक है। इंटरसेक्ट नियर द पोल ऑफ द मैग्नेट, अच्छा पोल के पास, पोल के पास क्या इंटरसेक्ट हो जाता है? नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करता, यहाँ से चलता है, ये ऐसे आता है, यहाँ चलेगा, ऐसे आएगा, कोई स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ पे हमारा क्राउडिंग बढ़ जाएगा, बट इंटरसेक्ट हो जाए ऐसा नहीं होता, इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं होता। हर फील्ड लाइन अपना अपना अलग अलग फील्ड लाइन हम लोग दिखाते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, यही करेक्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर क्वेश्चन, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन प्लेस हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.3 गॉस एंड टोटल स्ट्रेंथ 0.5 गॉस देन द एंगल ऑफ डिक्रीज। अच्छा ये एंगल ऑफ डिक्रीज तो इजी हो गया भाई, तो सोच लो, पॉज लगा करके चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो। याद होगा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये है इस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नेट, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग BH और वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं BV, सबको पता है, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डी। तो हमारा BH दिया हुआ 0.3 गॉस, 0.3 गॉस, BH का वैल्यू गिवन है भाई 0.3 गॉस, गॉस मींस कितना 10⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁴ टेस्ला, तो ये दिया हुआ है भाई, और 0.5 गॉस नेट स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है, तो ये वाला 0.5 है, ये 0.3 है, तो पूछ क्या रहा है भाई, देन द एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हो भाई। देखो tan होगा, क्योंकि हमें ये वाला और ये वाला पता है, तो tan लेने से कोई मतलब नहीं होगा, tan डेल्टा लेते तो BV/BH है, तो BV तो पता ही नहीं है, या तो फिर BV निकालो। अगर तुम्हें ये वाला और ये वाला पता है तो हम लोग चाहें तो क्या ले सकते हैं, कॉस ले सकते हैं, क्योंकि कॉस में बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉस ले सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन में कॉस है क्या, कॉस नहीं है, तो रीज लेने का कोई फायदा नहीं है। tan वाला है, हाँ भाई tan वाला है, तो tan वाला लेने के लिए हमें BV निकालने पड़ेंगे। BH है, B नेट है, तो BV क्या होगा, तो BV विल बी इक्वल टू अंडर रूट B नेट का स्क्वायर, BE का स्क्वायर माइनस BH का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, मिल जाएगा कितना भाई 0.4। तो ये 0.4 है भाई, ये है 0.4, इसलिए tan डेल्टा हम लोग निकाल सकते हैं, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू BV/BH, दैट इज BV है 0.4, BH है 0.3, इट मींस 4/3, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो tan इनवर्स 4/3 ये हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन है तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 है ये। साइन में अगर बात करें तो साइन में साइन डेल्टा होता 0.4/4/5, यानी कि साइन डेल्टा होता है 4/5, इसलिए डेल्टा साइन इनवर्स 4/5 हो सकता है। तो साइन वाले में साइन इनवर्स में 4/5 नहीं है, इसलिए ये दो बेकार है, तो tan वाला में ही है और वो है tan इनवर्स 4/3, सो दिस विल बी द आंसर। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ये समझ गए, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या लिखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन BH करो पे है, यहाँ पे देखो पढ़ो पहले क्वेश्चन को क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो भाई जल्दी से, समझ गए क्वेश्चन। The figure illustrates how B the flux density, B means क्या, flux density, क्योंकि B into area होता है flux,
इसका दूसरा नाम, मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम फ्लक्स डेंसिटी भी होता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है V इंटू एरिया, ठीक है। यूनिट वाइज अगर बात करें तो V इंटू एरिया, और कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा यूनिटलेस है। तो चलो भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर को शॉर्ट में WB भी लिखते हैं या तो फिर पूरा नाम लिखेंगे, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका नाम हो गया फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी। सो B इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, या तो फिर फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। सो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे देखो, फिगर शोज हाउ B, द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड अ सैंपल ऑफ अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वेरीज विद B नॉट, ठीक है। अगर मान लो अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक था, अब उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जब हम लोग B नॉट फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह का वेरिएशन है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, ठीक है, इन विच द सैंपल इज केप्ट, जिस फील्ड में हम लोगों ने सैंपल रखा, फॉर द सैंपल टू बी सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, याद है ना BH का, ये यहाँ से चलता था ऐसे, फर्स्ट टाइम ऐसे चलता है, फिर ये ऐसे चलता है। इसको क्या बोलते थे? रिटेंटिविटी। इसको क्या बोलते थे? कोर्सिविटी। परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो क्या चाहिए हमें? क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं। फॉर मेकिंग इट सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट तो क्या होना चाहिए? तो कंडीशन है भाई OQ OR, तो भाई OQ है रिटेंटिविटी या रेमिनेंस, OR है क्या? कोर्सिविटी। कोर्सिविटी मतलब अपोजिट में कितना H अप्लाई करना पड़ता है। देखो भाई B नॉट यहाँ दिया हुआ, B और B नॉट, B नॉट का मतलब क्या? B नॉट ही हमारा म्यू नॉट इंटू H है, मतलब यहाँ पे B नॉट है, समझो कि ये म्यू नॉट इंटू H है। बात एक ही है, BH कर्व का जो नेचर होगा वही हमारा B नॉट अपॉन म्यू है, इसलिए B नॉट इज प्रोपोर्शनल टू H। तो यहाँ पे BH कर्व का भी यही नेचर होगा, B नॉट V और B नॉट का भी यही नेचर होगा। B नॉट एक्सटर्नल फील्ड है, और ये क्या है? ये जो हमारा इंडक्शन हुआ है वो फील्ड में, मैग्नेटाइजेशन जो हुआ है उसका फील्ड है। मैग्नेटाइजेशन से एडिशनल फील्ड प्रोड्यूस वो है ये भी। तो इस तरह से हम लोगों का देखो चल रहा है ये। तो ये इसमें रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कोई भी मैग्नेट का परमानेंसी तभी रहेगा भाई, परमानेंसी तभी रहेगा जब ये छोटे मोटे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे भी इसका रिटेंटिविटी वैनिश ना हो। रिटेंटिविटी जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रिटेंड है वो फिनिश ना हो। अगर कोर्सिविटी स्मॉल होगा तो अपोजिट में अप्लाई करने पे छोटे मोटे स्ट्रॉ मैग्नेटिक फील्ड से भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इट मीन्स कोर्सिविटी शुड बी हाई। कोर्सिविटी हाई होने से स्टेबिलिटी मतलब इसमें आता है परमानेंसी, और ये बताता है रेमिनेंस या रिटेंटिविटी कि कितना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट हो जाएगा ऑन रिमूविंग द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया तब भी वो कितना स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक मूवमेंट बना रहेगा वो डिसाइड होगा इससे। तो जितना रिटेंटिविटी उतना रिटेन करके, उतना मैग्नेटाइजेशन रिटेन करके, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना हुआ होगा। और इसका स्टेबिलिटी यानी परमानेंसी जो देता है वो ये देता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाई वैल्यू का होगा कोर्सिविटी, जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा अपोजिट में फील्ड का रिक्वायरमेंट होगा, H का रिक्वायरमेंट होगा इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज। और ये छोटे मोटे फील्ड नहीं है, ये बड़ा फील्ड है, स्टील का इस तरह का होता है। अगर छोटा यहाँ पर कोर्सिविटी होता सॉफ्ट आयरन की तरह तो छोटे मोटे फील्ड भी अपोजिट में लग गए, अर्थ का ये फील्ड अपोजिट में लग गया और उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया, वो मैग्नेट गायब हो जाएगा। इसलिए अगर परमानेंसी चाहिए तो ये हाई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए ये होना चाहिए। और अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना ही है तो ऑब्वियसली मैग्नेट बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ का, और उसमें परमानेंसी चाहिए। इट मीन्स बोथ शुड बी लार्ज। तो क्या होना चाहिए? बोथ स्मॉल, एक स्मॉल एक लार्ज नहीं, शुड बी स्मॉल। QR एंड OR शुड बी, बोथ शुड बी लार्ज। तो दोनों लार्ज होना चाहिए, क्लियर है? दोनों लार्ज होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, बोथ शुड बी लार्ज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो भाई, क्या हो जाएगा जल्दी देखो। At certain place the horizontal component is B naught, certain place पे horizontal magnetic meridian, भाई ये horizontal component BH, ये हो गया BV और ये हो गया BE, net field due to the earth, और ये एंगल ऑफ डिप है। horizontal component is B naught, horizontal component ही B naught है, vertical component is V naught, चलो भाई V naught है। The earth's magnetic field are equal magnitude, ठीक है, V नॉट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल मैग्नेटिक, यानी कि V नॉट ही V नॉट भी है, ये भी V नॉट और ये भी V नॉट, इक्वल मैग्नीट्यूड है तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा? 45 डिग्री होगा। इट मींस एंगल ऑफ डिप इज
45 डिग्री, तभी तो हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम होगा, BH और BV दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड बोल रहा है। टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल इंटेंसिटी B क्या हो जाएगा भाई, तो अंडर रूट BH स्क्वायर और प्लस BV स्क्वायर, ऐसा होता था भाई। और BH भी B नॉट है और BV भी B नॉट ही है, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब √2 टाइम्स B नॉट, √2 टाइम्स B नॉट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा नेट वो √2 टाइम्स B नॉट हो जाएगा, √2 टाइम्स। सिंस हॉरिजॉन्टल इज B नॉट, वर्टिकल इज B नॉट, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर B नॉट स्क्वायर प्लस B नॉट स्क्वायर, दैट इज √2 B नॉट। तो √2 B नॉट हो जाएगा। इस पे आंसर हम लोग टिक कर देंगे और ये हो जाएगा काम। हो गया भाई, क्लियर है यहाँ तक, नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से पेन उठाओ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको भी हम लोग जल्दी कैलकुलेट करके दिखाएंगे, समझेंगे, ठीक है। अभी मैं कर देता हूँ सॉल्व, कॉल लगा के पहले खुद ही ट्राई कर लो। बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 10⁴ जूल पर टेस्ला इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है, वाइब्रेट करने के लिए फ्री है, जस्ट लाइक कंपास नीडल जैसे होता है, कंपास नीडल भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री होता है। The work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the horizontal plane, parallel to BH डायरेक्शन से, यानी कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है BH उसी उधर डायरेक्शन में हमारा बार मैग्नेट है। अब इससे रोटेट कराना है slowly from the direction parallel to horizontal magnetic field of this field value to a direction 60 degree from the field B। चलो डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये है हमारा BH और इसको हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल में BV का कोई रोल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल रोटेट कराने में कोई रोल BV नहीं करेगा, BV इसको रोटेट नहीं कराएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, BH ही रोटेट कराएगा। BH है ऐसे, ये ऐसे रहेगा तो टॉर्क लगेगा, BH ही इसको रोटेट कराएगा। सो वाइब्रेशन में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फील्ड में अगर वाइब्रेशन होने, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेशन होने हैं तो वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, BH। थोड़ा 3 डायमेंशनल विजन रखने पड़ेंगे। तो पैरेलल डायरेक्शन से इसको हम लोग रोटेट करा के स्लोली रोटेट करा करके ले जा रहे हैं और 60 डिग्री पे ले जा रहे हैं। चलो इसको हम लोगों ने पहले ऐसे था फिर इसको 60 डिग्री से रोटेट कराया, तो वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन तो तुम्हें पता है क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस mb, ठीक है, माइनस mb cos 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है, माइनस m डॉट b, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो इनिशियल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, तो इनिशियल पोटेंशियल माइनस mb cos 0 डिग्री, ऐसा लिखना पड़ेगा। इनिशियल पोटेंशियल तो cos 0 डिग्री पे यूज करेंगे, तो माइनस mb/2 cos 60 डिग्री और माइनस माइनस प्लस हो गया और cos 0 1 होता है mb, यानी कि mb माइनस mb/2 दैट इज mb/2। दिस इज द वर्क डन, वर्क डन इज mb/2, तो mb/2 हो जाएगा वर्क डन। m भी दिया है, b भी दिया है और 2 तो दिया ही दिया, तो इसलिए कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके दिखाऊं क्या, करके दिखाऊं, चलो m का वैल्यू बोलो कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट 10⁴ है, s सही बिल्कुल। b का वैल्यू क्या है, तो 4 × 10⁻⁻⁵ BH, जो है हमारा ये है 4 × 10⁻⁵ और अपॉन 2 ये है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, तो 2 × 10⁻⁻1 दैट इज 0.2, तो 0.2 मिल जाएगा, 0.2 जूल, तो 0.2 जूल विल बी द वर्क डन, तो 0.2 जूल विल बी द वर्क डन। कोई परेशानी नहीं है इसमें, चलो छोटा कर देता हूँ, कैलकुलेशन को देख लो। तो 0.2 जूल इज द फाइनल वर्क डन। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता था वो जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने रखा और उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया, इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो नेक्स्ट देखें। मैच कर लिया तुमने, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में हम लोगों का फिर एक कर्म वाला आ गया क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। पढ़ो जल्दी से, पढ़ो और जरा इसको सॉल्व करो, पढ़ो भी और सॉल्व करो। रेडी, 1 2 3 4 लगा दो खोपड़ी पर जोर। करना क्या है, द बेसिक मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज शोन इन द फिगर। बिल्कुल ठीक है भाई, BH कर्व का है समझो। Then the value of relative permeability is highest for the point। ऐसे याद है, BH कर्व है समझो, इस तरह से चल रहा है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, और ये साइकिल चलता तो ये इस तरह से चलता साइकिल। अब ये ऐसे चल रहा है, B है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इधर H। बता रहा है भाई रिलेटिव परमेबिलिटी हाईएस्ट किस पॉइंट के लिए होगा, तो किस पॉइंट के लिए हाईएस्ट होगा भाई निकाल सकते हैं।
बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो भाई देखो यहाँ पे बी एच कर्व है तो बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है परमेबिलिटी, और यार रिलेटिव परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो परमेबिलिटी म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखते हैं किसी भी मीडियम का, ये होता है। तो ये देखो भाई बी एच कर्व में जो स्लोप होगा, बी एच कर्व का जो स्लोप होगा यानी कि डी वी बाई डी एच, ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। देख रहे हो ना, ये y इक्वल टू एम एक्स वाला फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला फॉर्म है, यानी कि ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप म्यू नॉट इंटू म्यू आर है, तो जब स्लोप ज्यादा होगा, म्यू नॉट तो फिक्स है, कांस्टेंट है, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी मैक्सिमम होगा कब, जब स्लोप मैक्सिमम। बताओ भाई स्लोप कब मैक्सिमम, तो स्लोप मैक्सिमम कब है, तो यहाँ स्लोप कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ पे बिल्कुल कम है और जीरो हो गया। सो ओ OPR, तो O इज द पॉइंट विद मैक्सिमम स्लोप, सो O पॉइंट पे ही मैक्सिमम रिलेटिव परमेबिलिटी होगा। सो ये O पॉइंट है, Q पॉइंट है, Q पॉइंट PQRS, तो P है, ये Q है पॉइंट, तो Q पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, Q पॉइंट है PQRS, सो Q पॉइंट सिलेक्टेड। नेक्स्ट देखें हम लोग, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर किसके लिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर कौन सा मटेरियल, ऑल ऑफ दीज, या फेरोमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। याद होगा पैरामैग्नेटिक का स्लाइटली लेस देन 1 होता है, स्लाइटली लेस देन 1 मींस ग्रेटर देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। और पैरामैग्नेटिक के लिए डायमैग्नेटिकली स्लाइटली नेगेटिव वैल्यू में लेस देन 1 और स्लाइटली नेगेटिव होता है, डायमैग्नेटिकली नेगेटिव, पैरामैग्नेटिकली स्लाइट पॉजिटिव और फेरोमैग्नेटिकली वेरी लार्ज पॉजिटिव, यही होता है। तो तुम्हें मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैक्सिमम फॉर किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए मैक्सिमम होता है परमेबिलिटी या रिलेटिव परमेबिलिटी। बात एक ही है, तो बात एक ही है मतलब प्रोपोर्शनल है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव हाईएस्ट परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी वैल्यू। नेक्स्ट देखें 19 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखो भाई। The magnet, a magnet of magnetic moment दिया हुआ है, placed along the x-axis of a magnetic field, B is equal to 0.5I plus 3J. The torque acting on the magnet is torque acting on the magnet. चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, टॉर्क निकालना है, क्या करेंगे, तो फॉर्मूला पता है तुम्हें, m क्रॉस b, m कितना है भाई, तो वैसा यूज कर लेंगे। क्या होगा अभी तुमने कॉल लगा क्या होगा, m क्रॉस b, तो m का वैल्यू बोलो भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट ये है 50I कैप, क्लियर है, SI में है ना भाई, हाँ एम्पियर विद रिस्पेक्ट, तो कोई बात नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 यानी कि हाफ I कैप प्लस 3J कैप। चलो क्रॉस प्रोडक्ट I क्रॉस I तो कुछ होगा नहीं भाई, 0 हो जाएगा, 50 × 3 150 और I क्रॉस J की 150 K कैप, 150 K कैप, 150 K कैप, 150 K कैप न्यूटन मीटर इज द SI यूनिट ऑफ टॉर्क। तो ये हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम फॉर अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B व्हेन थीटा इज इक्वल टू। ओरिएंटेशन बताने हैं, क्या बताने हैं, ओरिएंटेशन बताने हैं, किस ओरिएंटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। तो पहले तो ये बता दो मेरे भाई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क यानी कि d tau by d theta विद डिफ्लेक्शन, ये मैक्सिमम कब होगा, ये पूछा जा रहा है। रेट यही है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, ठीक है, विद थीटा मैक्सिमम कब होगा। तो भाई मेरे पहले तो टॉर्क निकाल लो, टॉर्क तो तुम्हें पता ही है, टॉर्क क्या होता है, mv sin थीटा होता है mv sin थीटा। तो mv sin थीटा का ग्राफ देखें, मैग्नीट्यूड वाइज देखें, ऐसे फील्ड का टॉर्क माइनस mv sin थीटा सब बोलते हैं रीस्टोरिंग नेचर दिखाते हुए, लेकिन वैल्यू यहाँ mv sin थीटा इस तरह से है, ये है mv sin थीटा, मैक्सिमम होगा थीटा इज इक्वल टू 90 पे, और ये पाई है वैल्यू। तो ये टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम जो कि mv है, टॉर्क मिनिमम जो कि माइनस mv, यहाँ पे इधर ऐसे दिख रहा है मिनिमम, ये 0 है टॉर्क। और पॉजिटिव मतलब अगर क्लॉकवाइज टॉर्क है तो निगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम लोग पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज को माने तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा निगेटिव। चलो कोई बात नहीं, ये है टॉर्क विद थीटा, टॉर्क विद थीटा। हमें तो d टॉर्क बाई d थीटा यानी इसका स्लोप की बात करें, तो स्लोप कब मैक्सिमम होगा, देखो
डी टाउ बाई डी थीटा मीन्स इट्स स्लोप, तो इसका स्लोप मैक्सिमम का होगा। बताओ भाई ये तो स्लोप यहाँ पे 0 है, स्लोप मैक्सिमम तो यहीं पे है, स्लोप मैक्सिमम तो यहाँ है, या स्लोप मैक्सिमम यहाँ है। 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि 90 डिग्री पे तो 0 स्लोप है, स्लोप मैक्सिमम हमारा 0 पे है या पाई पे है। बताओ भाई 0 पाई में से कोई है, 0 पाई में से कोई है क्या? 0 डिग्री। 45 पे नहीं, 60 पे नहीं, 90 पे तो 0। सो मैक्सिमम टॉर्क मींस मैक्सिमम यहाँ पे स्टीपर करो यहीं पे है, सो मैक्सिमम इज एट 0, तो 0 पे मैक्सिमम होगा। हमें टॉर्क नहीं पूछ रहा, जो मैक्सिमम बताना है 90 डिग्री पे, टॉर्क का वैल्यू नहीं पूछ रहा, डी टाउ बाई डी थीटा यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क पूछ रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो थीटा थोड़ा सा चेंज करोगे टॉर्क बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा थोड़ा सा चेंज करोगे तो टॉर्क यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, मैक्सिमम हो चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम रेट से स्लोप मैक्सिमम कब, डी टाउ बाई डी थीटा हमें स्लोप चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। सुपर कंडक्टर एग्जिबिट नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर एग्जिबिट। तो याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी जो होता था वो हमारा लेस देन 0 होता है और ग्रेटर देन -1 होता है। -1 जो होता है वो एक्सट्रीम केस है, -1 एक्सट्रीम केस, ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू -1 किसके लिए होता है? यही होता है किसके लिए? सुपर कंडक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेट। परफेक्ट डायमैग्नेट कौन है? सुपर कंडक्टर। तो ये एग्जिबिट क्या करता है? सुपर कंडक्टर एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एग्जिबिट करने वाला है ये सुपर कंडक्टर। सो डायमैग्नेटिज्म क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट चले, टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स। चलो इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से भाई, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है इसलिए इसको कैलकुलेशन करो जल्दी से। पॉज लगाओ इसमें तो पॉज लगा करके काम करने पड़ेंगे, पॉज लगा लिए जाएं। टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट each having magnetic moment m are placed at distance 2d apart with axis perpendicular to each other। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रख देते हम लोग। एक ये है बार मैग्नेट और एक ये है बार मैग्नेट। चलो इनमें सेपरेशन हो गया, 2d अपार्ट रखने थे, 2d अपार्ट रख दिया, 2d अपार्ट हो गया। और एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखने थे तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी रख दिया। क्लियर है? 2d अपार्ट हो गया विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, मींस ऐसा समझ लो कि एक ये पेन है, एक ये पेन है ऐसे, तो ये पेन है ऐसे, ये है दो, ये दो मैग्नेट रखा हुआ, ये दो मैग्नेट रखा हुआ। ठीक है, ठीक है, या ऐसे समझ लें, वो है डायग्राम। क्लियर? द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ बताना है? मिडवे, यहाँ पे, यानी कि इधर से भी सेंटर से डी डिस्टेंस, इधर से भी हमारा सेंटर से डी डिस्टेंस, यहाँ पे बताना मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई क्लियर है? देखो भाई, ये शॉर्ट मैग्नेट, ये शॉर्ट मैग्नेट, यहाँ से डी डिस्टेंस पे इसके लिए एक्सियल पॉइंट है, और इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए तो भाई ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये तो ऐसे मिलेगा इसका, इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो ये अपना ऐसा प्रोड्यूस किया, मान लो ये ऐसे प्रोड्यूस किया, तो एक का एक्सियल और एक का इक्वेटोरियल, सेम डिस्टेंस डी पे। तो एक्सियल पे होता है 2m/dq, μ/4π तो रहेगा ही, μ/4π है भाई, यहाँ पे μ/4π है, और यहाँ पे होता है m/dq। क्लियर है? एक्सियल पे 2 टाइम्स डी डिस्टेंस पे देखने, तो नेट क्या हो जाएगा? तो ठीक है भाई, तो नेट हो जाएगा, नेट फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पड़ेंगे, √b एक्सियल वाले का स्क्वायर प्लस √इक्वेटोरियल वाले का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। एक्सियल वाला तो μ0/4π, और क्या लिखेंगे? 2m/dq, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस μ0/4π, और ये क्या करोगे भाई? तो m/dq, इसका स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, जितना वैल्यू है सबका तो स्क्वायर करने पड़ेंगे, स्क्वायर करके ऐड करने पड़ेंगे भाई। तो μ0/4π का जो स्क्वायर हो रहा है और अंडर ये तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, और ये m/dq भी बाहर आ जाएगा। सो m/dq को भी हम लोग अगर बाहर कर लें तो ज़्यादा सुखी रहेंगे, तो m/dq भी बाहर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, m/dq यहाँ, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये वाला क्या हो जाएगा भाई? ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1, यानी कि √5 हो जाएगा। सो ये मिल गया हमें μ0/4π √5 और m/d, ये मिल गया पहला m/d।
चलो ये वैल्यू मिल गया, कोई परेशानी क्या, μ0/4π√5m/d ये मिल गया, कोई परेशानी नहीं है। देखते हो आप जानते ही हो भाई, एक्सियल पॉइंट पे 2m/dq होता है μ/4π तो है ही, इक्वेटोरियल पे m/dq होता है μ/4π है ही। अब जब हम नेट निकाल लें तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे रिजल्टेंट वैल्यू, तो रिजल्टेंट वैल्यू इस तरह से हमने निकाला और √5 आ गया। ये सब आप चाहो तो जब प्रैक्टिस हो जाता है तो अपने आप ही कर लेता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप ही आप सोचोगे अच्छा ये तो कॉमन रहेगा, ये तो बाहर आ जाएगा, √, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया √5 टाइम्स और μ/4π। जैसे देखो √5 जैसे ही कैलकुलेट हुआ वो मिल जाएगा तुम्हें, बाकी कुछ तो है ही नहीं, √5 वाला एक ही है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे आ गए भाई, नेक्स्ट पे आ गए भाई, चलो जल्दी से देख लिया जाए। इफ एंगल ऑफ डिप एट 2 प्लेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, 2 प्लेस हैं 30 डिग्री डिप 45 डिग्री डिप, बिल्कुल ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देन द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द 2 प्लेस विल बी, 2 प्लेस है 30 डिग्री डिप 45 डिग्री डिप, then the ratio of horizontal component of Earth's magnetic field at the 2 places will be, दोनों प्लेस पे क्या होगा। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और चाहिए था, that the magnetic field net at the 2 place is same, वो लेना चाहिए था। देखो भाई 2 प्लेस है, मुंबई दिल्ली हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक पे बता रहा है कि एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है, चलो भाई, दूसरे पे बता रहा है एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री है, भाई बहुत बढ़िया, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। तो कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग सेम वैल्यू का बी ले लेंगे, क्वेश्चन दिया नहीं है तो सेम वैल्यू का बी ले लेंगे, और तब इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो बी एच मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा, तो बी ई कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी एच जो मिल जाएगा बी ई कॉस 30 डिग्री, इस तरह से मिल जाएगा। और इस 2 प्लेस पे हमें चाहिए रेशियो चाहिए, तो ठीक है भाई, बी 30 डिग्री वाला और बी 45 डिग्री वाला, बी एच 45 डिग्री वाला और बी एच 30 डिग्री वाले का अगर निकालें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री वाले का हो जाएगा बी ई कॉस 30 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा बी ई कॉस 45 डिग्री, बी कैंसिल तभी होगा जब दोनों वैल्यू सेम है, और कॉस 30 डिग्री है √3/2 और ये है 1/√2, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, तो ये √3/√2 हो जाएगा, तो ये रेशियो हमें मिल जाएगा √3:√2, तो √3:√2 मिल जाएगा और ये हो भी जाएगा, तो √3/√2 आ गया, √3/√2 आ गया, ये मिल जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? बी एच 30 डिग्री और बी एच 45 डिग्री वाला, तो बी एच 30 डिग्री वाला है बी कॉस 30 और बी एच 45 डिग्री वाला है तो बी कॉस 45 डिग्री, और इस तरह से रेशियो निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि दोनों जगह बी यानी नेट फील्ड ड्यू टू अर्थ इज सेम। अगर सेम नहीं है तो हम लोग लेंगे, क्योंकि डिफरेंट होता तो बोलता, नहीं है डिफरेंट इसलिए नहीं बोलता, और अगर डिफरेंट होता तो डिफरेंट वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, यहाँ वाला जो बी वैल्यू था वो यहाँ रख लेते हैं, कैंसिल नहीं होता, फिर रेशियो निकालते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो ले लेंगे साथ। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 24 नंबर में थोड़ा सा नीचे करने पड़ेंगे। देखो, द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर्टिकुलर वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी इसको हम लोग समझते हैं। तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्राफ। कौन से ग्राफ से? डायमैग्नेटिक में। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन बताओ भाई, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोले या मैग्नेटाइजेशन बोले वो क्या होता है भाई, तो m इज इक्वल टू होता है काई h, m इज इक्वल टू क्या होता है, काई h होता है, हम बोले या I इज इक्वल टू काई h बोले, बात एक ही है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर काई h। तो ये देख रहे हो कि अगर IH कर्व है तो IH कर्व का तो स्लोप होगा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ IH कर्व, स्लोप ऑफ IH कर्व वो है ससेप्टिबिलिटी, स्लोप ऑफ IH कर्व इज ससेप्टिबिलिटी, यही है
स्लोप ऑफ आई एच कर, और तुम्हें पता है किसके लिए निकालना भाई, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्लाइटली निगेटिव होता है, इसलिए हमें स्लाइटली निगेटिव स्लोप चाहिए। तो स्लाइटली निगेटिव स्लोप कौन सा है एबीसीडी में, ए का तो पॉजिटिव स्लोप, इसका ज्यादा पॉजिटिव स्लोप, इसका कम निगेटिव, इसका और ज्यादा निगेटिव। हमें क्या चाहिए, स्लाइट निगेटिव, छोटा निगेटिव, बहुत कम निगेटिव, क्योंकि हमें डायमैग्नेटिक को डिस्क्राइब करना है, इसलिए छोटा निगेटिव मींस सी, छोटा निगेटिव वाला स्लोप वो है सी। तो सी कर्व वो रिप्रेजेंट करेगा, सी कर्व रिप्रेजेंट करेगा स्लाइट निगेटिव ससेप्टिबिलिटी वैल्यू। स्लोप इज ससेप्टिबिलिटी और I इज इक्वल टू बाई एच होता है, तो I इज इक्वल टू बाई एच, I इज स्लोप। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेट इज स्लाइट निगेटिव, इसलिए स्लाइट निगेटिव वाला ले लेंगे। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर क्वेश्चन। चलो भाई इसको ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो इसको। बार मैग्नेट इज हंग बाई ए थिन कॉटन थ्रेड से हंग कर दिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में है, एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में। इसका मतलब जिधर फील्ड है उधर ही है ये मैग्नेट सस्पेंडेड बीएच के डायरेक्शन में। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज W। अच्छा, इसको 60 डिग्री रोटेट कराने में W वर्क डन लगा। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो कई बार स्कूल में आए हैं, एक बड़े इंटरेस्ट में भी आ गए हैं, तो अच्छी बात है। देखो ये है फील्ड और ये इस डायरेक्शन में मैग्नेट था, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब इसको क्या किया, 60 डिग्री वाले में स्लाइटली इसको शिफ्ट किया, 60 डिग्री एंगल से इसको घुमाया गया, और इसको घुमाने में वर्क डन हुआ W। इट मींस W जो है वर्क डन वो कितना हो गया भाई, तो वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 60 डिग्री ओरिएंटेशन है माइनस 0 डिग्री ओरिएंटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, तो mb cos 60 माइनस mb cos 0, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा भाई वर्क डन। तो ये वर्क डन जो W दिया गया है उसका वैल्यू हम लोग निकाल लें, तो माइनस mb/2 और प्लस mb, इट मीन्स क्या हो गया भाई, तो mb/2 हो गया। सो mb का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो 2w मिल गया, 2w इज द वैल्यू ऑफ mb। चलो इतना काम तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये 0 ओरिएंटेशन से 60 डिग्री ले गए स्लोली, यानी वर्क डन इज द मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने किया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये मिल गया हमें इतना वर्क डन W, तो उसको लिख दिया। क्लियर है। नाउ टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन, इसी न्यू पोजीशन में भाई ऐसे ही थोड़ी रहेगा ये, क्योंकि इस पे तो टॉर्क लगना होगा mb sin थीटा m क्रॉस b, और ये जितना टॉर्क लग रहा है इसको वापस लाने के लिए रिस्टोरिंग, उतना ही टॉर्क तुम्हें अपोजिट में लगाए रखना पड़ेगा, तभी ये रुका रहेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते करते जिसका टाइम पीरियड निकाला था 2π√I/mb, वैसे ऑसिलेट करता करता धीरे धीरे रुक जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो अब टॉर्क निकालना है टू मेंटेन इट, तो टॉर्क होता है m क्रॉस b, यानी कि mb sin थीटा वैल्यू का, mb sin 60 डिग्री वैल्यू का टॉर्क तुम्हें भी इक्वल एंड अपोजिट चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको वापस लाना चाहेगा, तुम इसको यहीं रखना चाहते हो, इसलिए ये टॉर्क अगर क्लॉकवाइज आएगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाने पड़ेंगे। वैल्यू कितना है, इतना है, तो वैल्यू लिखेंगे mb sin 60 डिग्री √3/2, इतना तुम्हें टॉर्क लगाना पड़ेगा। W के टर्म में आंसर चाहिए, इसलिए mb को रिप्लेस करेंगे W से, तो 2W हो जाएगा mb का वैल्यू, √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा, √3W, इसलिए ये हो जाएगा आंसर, √3W इज द आंसर। तो ये मिल जाएगा हमें, और ये काम क्लियर हो गया यहाँ, तो √3 × W इज द आंसर, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट इज T, टाइम पीरियड तो भाई T है, क्लियर है यहाँ तक। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एज शोन इन द फिगर, देन द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट। तो एक पार्ट को उठा लो भाई, एक पार्ट को हमने उठा लिया, तो बताओ इसका जो पोल स्ट्रेंथ था उसका ये हाफ हो जाएगा। ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल का पोल स्ट्रेंथ m था, ओरिजिनल का मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M था, क्लियर है। ओरिजिनल का, ओरिजिनल मतलब ये। अब इसका तुमने 1%
वन फोर्थ पोर्शन निकाल दिया। अब इसकी बात करें तो इसका लेंथ अगर L था तो ऊपर वाले का लेंथ अगर L था ओरिजिनल का, तो इसका लेंथ तो L/2 ही रह जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो था पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा लेंथ। अब ये मिल गया, क्योंकि जब ऐसे कट करोगे, ऐसे जो कट किया तो इसका पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही हाफ कर दिया तुमने, तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो गया। ठीक है, चलो ये m/2 हो गया और इसका लेंथ भी अलग। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी कितना, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई इट्स लेंथ L/2। कितना मिल जाएगा, ml/4। ml था पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई 4 इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है, और न्यू पोल स्ट्रेंथ तुम्हें पता ही है। क्लियर। चलो अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड में एक और एक्सप्रेशन होता है। टाइम पीरियड अगर निकालना चाहेंगे तो 2π√I/mb होता था, याद है, देखा ही था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। आई भी तो चेंज होगा तो आई भी निकालने पड़ेंगे। टी डैश निकालना है तो यहाँ पे आई डैश भी लिखने पड़ेंगे और एम डैश भी लिखने पड़ेंगे। बी तो चलो सेम है, तो एम डैश तो निकाल दिया, अब आई डैश भी निकालो भाई। तो आई डैश निकालेंगे तो आई होता है ml²/12। तो पहले वाले का था ml²/12, ये है मास, ml² पोल स्ट्रेंथ समझना है इसको, मास ml²/12। तो अब जो हो जाएगा आई डैश वो क्या हो जाएगा, तो m तो भाई मास 1/4 हो चुका, क्यों भाई, मास तो 1/4 हो गया, मास क्यों 1/4 हो गया, क्योंकि जब ऐसे कट किया तो आधा आधा मास हो गया, हाफ मास हो गया। ऐसे कट करो तो उसका भी हाफ हो गया, तो मास तो 1/4 हो गया। ये मास की बात कर रहे हैं m, और लेंथ तो हाफ हो गया था, तो यहाँ पे भी L/2 हो गया। ml²/12 न्यू निकाल रहे हैं, न्यू मास लेंथ, तो ये हो गया कितना भाई, तो ml²/12 एज इट रहने दें, ये 4 है और ये 4 आ जाएगा, इन 16 आ जाएगा, यानी कि I/16 ये मिल जाएगा। ml²/12 एज इट इज I है और नीचे आ गया 16, 4 इधर का और L/2 का स्क्वायर किया उसका भी 4 16 ये मिल गया। सो न्यू टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π√I डैश है I/16 और m डैश है m/4 और b वही का वही है। तो यहाँ से मिल गया 2π√I/mb, इतना चाहें लिख सकते हैं I/mb, और ये हो गया 4 और रूट के बाहर आ गया तो हाफ। इट मीन्स पहले वाले का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 2, ये पहले वाले का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया तुम्हारा आंसर। आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं इसमें, आना चाहिए भाई। क्यों, क्योंकि हम लोग न्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकाले और न्यू हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th क्लास का है, अब किसी का वही वीक हो तो फिर तो है प्रॉब्लम में फंस सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना है। 2π√I/mb होता था, हम लोगों ने न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा। न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 रॉड के लिए होता था, ये तो सबको पता है भाई, ये भी नहीं पता हो तो बड़ा बुरा हाल है। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट हमारा हाफ हो जाता है एक बार कट करने से, दूसरी बार कट गया फिर हाफ होता है। मैग्नेटिक मोमेंट में कटिंग द मैग्नेट टॉपिक मैंने पढ़ाया था, उसमें याद होगा, ऐसे कट करो तब भी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ होगा, ऐसे कट करो तब भी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ होगा, क्योंकि एक में लेंथ हाफ होता है तो एक में पोल स्ट्रेंथ हाफ होता है। और अगर हम लोग ऐसे कट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ में डिफरेंस नहीं आता, बट लेंथ हाफ होने से ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाता है। तो मैग्नेट को कट करो ऐसे चाहे ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट तो हाफ होगा, तो एक बार ऐसे कट करने से हाफ हो गया, फिर ऐसे कट करने से फिर हाफ हो गया, तो m/4। क्लियर है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने निकाल दिया। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ो भाई, पढ़ो और इसको कॉल लगा करके करो, नहीं तो ये होगा नहीं ऐसे काम। 2 मैग्नेट्स ऑफ इक्वल मास आर ज्वाइंट। ठीक है, 2 मैग्नेट इक्वल मास, बिल्कुल नहीं भाई, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे देखते जाओ, करते जाओ। एट राइट एंगल टू ईच अदर एज ऑन वेल्डिंग कर दिया भाई, ये मैग्नेट वेल्डिंग कर दिया। चलो दिस अरेंजमेंट इज पाइवोटेड। अच्छा यहाँ पे और लिखा हुआ है एज ऑन मैग्नेट 1 है मैग्नेटिक मोमेंट 3 टाइम्स दैट ऑफ मैग्नेट 2। ठीक है भाई, मैग्नेट 2 का अगर m है तो इसका 3m है, इसका 3m है। इधर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट अगर m है तो इधर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट 3m है। ये m1 है, ये m2 है। क्या है m1
तो ये है M2 और इस तरह से ये परपेंडिकुलर है, क्रॉस किया हुआ है। देखने में दोनों सेम साइज के लग रहे हैं बट इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल है, तो इसलिए 3m मैग्नेटिक मोमेंट 3 टाइम्स इससे क्लियर है। चलो ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज पाइवोटेड सो दैट इट कैन फ्रीली रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलो भाई ऐसा अरेंजमेंट जो क्रॉस अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट जो क्रॉस अरेंजमेंट है, दिस इज नाउ फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री। ठीक है। In equilibrium, what is the angle of magnet one subtended with the magnetic meridian? Magnetic meridian, ये है देखो magnetic meridian. Magnetic meridian means जिस प्लेन में फील्ड है, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही फील्ड होता है, तो भाई इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना उसी के डायरेक्शन में तो अलाइन होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये आया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका अगर इधर है तो इसी के डायरेक्शन में हमारा BH होगा। यही नेट फील्ड है, समझो नेट फील्ड ऐसे रहेगा तभी तो ये ऑसिलेट करेगा। समझो एक मैग्नेट होता तो भाई ऐसे ही ना अलाइन होता, ये नेट हमारा मैग्नेट जो होता है वो ऐसे ही अलाइन हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता। अब ये इस तरह का सिस्टम है तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वही इस डायरेक्शन में अलाइन होगा। इट मींस नेट जो वैल्यू है वो ये है, और वो कह रहा है कि कितने एंगल पे है भाई, थीटा एंगल पे, तो थीटा का वैल्यू चाहिए, ये थीटा का वैल्यू चाहिए। क्लियर है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है BH, मैग्नेटिक फील्ड BH ऐसे है, तो ये भाई ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके कहाँ सेट होगा, जिधर नेट फील्ड होगा। कोई भी अकेले मैग्नेट होता तो जिधर नेट फील्ड है उधर ही तो सेट होगा। तो इस तरह से ये दो दिख रहा है लेकिन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट वो इधर है उसी डायरेक्शन में। सो ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो M आया वो है नेट दोनों का कंबाइन, यानी कि M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वेक्टोरियली। तो ये एंगल निकालना, तो भाई ये एंगल निकाल दो ना, इसमें क्या परेशानी है। tan थीटा इज इक्वल टू ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला कितना है भैया, तो ये वाला है m, और ये वाला कितना है, तो ये m है, ये भी m है, m डिवाइडेड बाय ये बेस क्या बन जाएगा, तो ये तो 3m वाला है, ये तो 3m वाला है, और ये m वाला था, तो ये m है और ये 3m है, तो क्या हो जाएगा m/3m, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 मिल जाएगा हमें। नहीं समझे भाई, ये है m तो ये है 3m, m2 अगर m है तो ये वाला है 3m, इनका बनेगा नेट मिलेगा ऐसे, वही नेट जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा और वो एंगल चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन होगा। ये मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन हो गया, जिधर नेट फील्ड है उधर ही अलाइन हो गया। तो अब ये नेट इधर है तो ये वाला तो एंगल चाहिए हमें, नेट इस डायरेक्शन में ये एंगल चाहिए। ये 3m है, ये वाला m वाला है, तो ये m 3m tan थीटा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 3, 1/3, तो tan इनवर्स 1/3 विल बी द आंसर। हो जाएगा ऐसे, क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई। तो tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पे चलो। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट, वर्टिकल कंपोनेंट 0 कब होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 मींस वर्टिकल कंपोनेंट तब 0 होगा जब मैग्नेटिक फील्ड ही हॉरिजॉन्टल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ही हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो याद है ना, ऐसे अगर अर्थ है और ऐसे मैग्नेट हम लोगों ने समझा कि इसका जो फील्ड होता था इस तरह चलता था भाई 11 डिग्री पे, तो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है जो यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है फील्ड, और यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू होता है 0, यानी कि यहाँ पे B ही BH है और B भी क्या है 0। अगर हम लोग यहाँ पे पहुँच जाए पोल पे तो यहाँ पे B भी ही नेट फील्ड है और BH क्या है 0। इसलिए मैग्नेटिक इक्वेटर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब में B हमारा BH ही रहेगा और डेल्टा का वैल्यू 0 रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट 0 रहेगा। सो हमें निकालना है जहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। कहाँ, जियोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक इक्वेटर, एक ही बात है, मैग्नेटिक इक्वेटर या जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, जियोग्राफिक नहीं, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, तो जियोमैग्नेटिक इक्वेटर या मैग्नेटिक इक्वेटर एक ही बात है, वो ये ले, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट आ गया, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए तो जल्दी से पेन उठाओ और रेडी 1 2 3 लगा लो खोपड़ी पे, थोड़ा सा जोड़ लगा लो भाई। कर लिया, डिस्कस कर लिया जाए। ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is situated
विद इट्स एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B। चलो भाई लाइन है, वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय एंगल 180 डिग्री। ये तो कर लोगे भाई, ऐसा तो हमने करा दिया। वर्क डन निकालने, वर्क डन रोटेट कराने में, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो माइनस mb cos, देखो भाई कहाँ से 0 से 180 तक ले जा रहा है, तो फाइनली इसको 180 पे ले जा रहा है। ये रखोगे माइनस mb और cos 0 डिग्री, ऐसा लिखोगे तो cos 180 1 होता है, यानी कि mb हो गया, माइनस 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 1 होता है, माइनस माइनस mb हो गया, पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 0 डिग्री तो 1 होता है। इसका मतलब क्या मिल गया, 2mb मिल गया। हो गया आंसर भाई 2mb। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb cos 180 डिग्री, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb cos 0 डिग्री। ये हो गया cos 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस mb हो गया, और ये माइनस प्लस mb 2mb इज द टोटल वर्क डन in rotating the dipole from its zero orientation to 180 orientation, zero orientation to 180 orientation, या फिर बोले stable equilibrium configuration to unstable equilibrium condition configuration। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से आप। लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, 30 नंबर क्वेश्चन। Among the following properties describing diamagnetic, identify the property that is wrongly stated। Wrong property बताने हैं किसके, diamagnetic के लिए, diamagnetic के लिए बताने हैं। तो बताओ भाई diamagnetic के लिए क्या है wrong इसमें। तो diamagnetic material do not have permanent magnetic moment। diamagnetic material do not have permanent magnetic moment। तो क्या ऐसा है, बिल्कुल है भाई। डायमैग्नेटिक जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं, उसका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। वो तो इंड्यूस होता है ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, इंड्यूस होता है अपोजिट में, पहले से नहीं होता। परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसका होता है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता डायमैग्नेटिक केस में। तो ये तो करेक्ट है भाई, हमें तो चाहिए रॉन्ग वाला स्टेटमेंट। डायमैग्नेटिक इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी करेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग डायमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई नहीं है, फील्ड अप्लाई किया, पहले फ्लक्स था 0, कोई भी मान लो लूप इलेक्ट्रॉन ही रोटेट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग लूप है फ्लक्स 0 है, बाद में अप्लाई किया तो फ्लक्स बढ़ने लगा। उसको अपोज करने के लिए हमारा अपोजिट में इंड्यूस्ड मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसके हम लोग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में बोर्ड लेवल पर नहीं होता, बट हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कैन बी एक्सप्लेन। डायमैग्नेटिक्स इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी करेक्ट है। डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव ए स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, क्या डायमैग्नेटिक के लिए स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। स्मॉल नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होता है, तो ये पकड़ा गया और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए ये तो हो ही जाएगा। फिर भी देख लो, ये द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो ये तो करेक्ट है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करता है और ये न्यूट्रलाइज होकर के तभी तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम बिकम्स 0 इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक, क्योंकि पेयर में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के मामले में, और कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन एटॉमिक लेवल नहीं होता डायमैग्नेटिक केस में। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो स्मॉल नेगेटिव होता है, 0 से कम, -1 से ज़्यादा। -1 किसके लिए, जो परफेक्ट डायमैग्नेट है, दैट इज सुपरकंडक्टर। अदर डायमैग्नेट्स जो हैं हमारे, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए -1 से ज़्यादा और 0 से कम, यानी नेगेटिव में होता है डायमैग्नेटिज्म। तो ये सब थे क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, ये स्कूल लेवल पे बहुत यूजफुल हैं, और कुछ इनमें से क्वेश्चन जो जेईई और नीट में भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें।